हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो मैं बात करूंगी यारों यारों में, वो हम अब टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि केवल क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे, तो फिर हम क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितनी भी चीज़ें हिंदी वगैरह, हम सब करेंगे। और आज जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी वो होगा आपका हिस्ट्री, यानी इतिहास। और यह इतिहास में भी हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है। तो पाषाण काल के बारे में हम जितनी भी चीज़ें होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे क्या है, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप पूरा कोर्स आराम से यूट्यूब पे फ्री देख पाएंगे। ठीक है। तो फ्री तरीके से अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। क्योंकि देखो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, बट मुझे अगर बाहरी मोटिवेशन भी मिल जाए जैसे आप लोगों का, तो मुझे और प्रेरणा मिलेगी, मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने की। तो आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पाषाण काल मतलब, पाषाण का मतलब ये होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी जब आदि मानव, पहले तो आदि मानव ही थे, है ना, आदि मानव जैसे थे। पहले उनको मतलब सीधे खड़े होना तक नहीं आता था, जैसे बंदरों की तरह रहते थे वो। फिर धीरे धीरे उनको जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास हुआ, धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ, तो फिर वो धीरे धीरे वो खड़े होके चलना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टोन एज, उसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एज है वो है आपका पाषाण काल, यानी स्टोन एज। ये क्या होता है पाषाण का मतलब, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले क्या होता था। पाषाण मतलब पत्थरों का इस्तेमाल करके चीज़ें की जाती थी, जैसे शिकार किया जाता था, खुदाई की जाती थी। अभी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, तो जितना उनको नॉलेज है, जितना उनको ज्ञान है, धीरे धीरे पत्थरों को नुकीला करके फिर वो चीज़ें करने लगे, शिकार करने लगे। क्योंकि देखो, आदि मानव पहले स्टार्टिंग में क्या करते थे, पहले देखो, अब वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में जानवर भी रहते हैं। और जानवरों का आप, और ये इनका एक खासियत ये भी थी कि ये ग्रुप में रहते थे, तो ज़्यादा जानवर वगैरह इनका शिकार नहीं करते थे, ये जानवरों का शिकार करते थे। अब जानवरों के पास जाओ तो उससे आपको भी दिक्कत होगी, जानवर आप पे भी तो हमला कर सकता है। आप पे हमला किया, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए चीज़ जिससे आप अपनी सुरक्षा कर पाओ। तो उनको स्टार्टिंग में पत्थर का ज्ञान था, पत्थर को धीरे धीरे नुकीला किया, उसको एक औजार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा समय जब मानव ने अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्थर का हथियार और औजार के रूप में लंबे समय तक इस्तेमाल किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर का काल, जब हम लोगों ने पत्थरों से औजार बनाए, और औजार बनाए, शिकार भी किया, और अपनी सुरक्षा का भी इंतजाम किया। ठीक है। तो ये आपका था पाषाण काल। इसका आपको समय पूछा जा सकता है, तो इसकी समय है 20 लाख से 40 हजार ईसा पूर्व। देखो, ये नोट्स बहुत अच्छे बने हैं, तो आप भी अपने शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो, और बहुत आपको हेल्प करेगा। और एक बात याद रखिए, जब भी आप मतलब नोट बनाते हो, तो आप इधर इधर ना ऐसे ऐसे लाइन खिंचा दिया करो और बीच में लिखा करो। इसको पता है फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो, है ना। अभी कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, या कुछ नई चीज़ें अपडेट होके नई चीज़ें मिली हमें, तो अब जैसे इतिहासकार क्या है, लगातार खोजें चलती रहती हर चीज़ की। तो कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली तो आप इस पे ऐड कर सकते हो, और आपको बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पाषाण काल में होने वाली घटनाओं को बेहतर समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। और उसमें से जो पहला है वो है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। और दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल।
इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसका आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण का 10,000 से 7,000 और नवपाषाण का 7,000 से 4,000, ठीक है। 400 नहीं है, 4,000। तो अगर मैं कहूँ यहाँ सबसे लंबा जो टाइम चला है वो चला है आपका पुरा पाषाण काल, मतलब आप समझ लो कि 20 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक सबसे लंबा काल, मतलब आप कहोगे तो 90% से ज़्यादा इसी का समय था, ठीक है। यानी आप कह दो कि मानव जीवन का 99% हिस्सा पुरा पाषाण काल में ही बीता है ना। अब देखो, जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, अब हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि हम कोई, अब देखो इतना टाइम पीरियड्स ज़्यादा है, तो अगर हम इसको डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसी वजह से इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो हम बात करें अगर निम्न पुरा पाषाण काल का, तो इसका समय कब से कब तक था, तो इसका समय था 20 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व। मध्य पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पुरा पाषाण की बात करेंगे तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये ऐसे क्रम है। तो इसका आपको क्या कहते हैं समय भी याद रखना है, क्योंकि अब जो चीज़ें हो गई हैं वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं, तो हमें कुछ भी चीज़ मिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें निम्न पुरापाषाण काल की, निम्न पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ आज हम ये देखेंगे। तो इसमें मानव के शरीर, बुद्धि और पत्थर का विकास हुआ। पत्थर का विकास वैसे ही हो सका था, पहले तो उनको नहीं पता था पत्थर का यूज़ कैसे करना है, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि पत्थर का इस्तेमाल कैसे करना है। पत्थर को अगर नुकीला कर दिया जाए तो वो बाढ़ की तरफ वो बन जाए। अब मान लो पत्थर है, पत्थर को नुकीला कर दिया जाए, आगे से पीछे कुछ लगा दिया जाए लकड़ी वगैरह, तो आप उसको धनुष की तरह, मतलब तीर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, है ना, शिकार करने के हिसाब से। अगर आपको ज़मीन की खुदाई वगैरह करनी है तो भी नुकीले पत्थर से हो सकती है, हो सकती बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हो सकती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य का शरीर का भी विकास हुआ, उसकी बुद्धि भी तेज हुई। अब बुद्धि का विकास हुई तभी तो हम समझ पाए ना कि इसका उपयोग और किस तरीके से किया जा सकता है, इसका मतलब माइंड डेवलपमेंट हुआ, पत्थर का विकास हुआ। आरंभिक मानव देखा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलिपिथिकस, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलिपिथिकस, और क्या बोलते हैं, रामालिपिथिकस, ठीक है। ये चीज़ कहते हैं आरंभिक मानव देखा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये शब्द जो आपका लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है, ऑस्टियोलिपिथिकस और रामालिपिथिकस, परंतु जिसका सही से विकास होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलिपिथिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलिपिथिकस। और इसकी जो बौद्धिक क्षमता है, आईक्यू लेवल जिसको हम वो लोग बोलते हैं, आईक्यू लेवल बोलते हैं ना हमारा, जैसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं, तो सबका एक अलग अलग आईक्यू लेवल होता है। अब हर किसी की बुद्धि एक समान नहीं होती ना, किसी को हो सकता है मंद हो, किसी की तीव्र हो, है ना। तो इनकी है बुद्धि लब्धि 650 सीसी, ठीक है। इसी ने पत्थर का विकास शुरू हुआ, इसी में क्या हुआ, पत्थर का विकास शुरू हुआ, ठीक है। और क्या था, और इसी ने पेबुला से चॉपर चॉपिंग का विकास किया। इसी ने पेबुला से चॉपर चॉपिंग का विकास किया। साक्ष्य इसके अगर आप कहेंगे तो हिमाचल प्रदेश के पंचसारण और पहलग्राम में मिलते हैं। अगर इनके कहेंगे, देखो हम कोई चीज़ को वैलिडिटी तभी मानते हैं जब हमको उसका प्रूफ मिला हो, हमको उसका साक्ष्य मिला हो। तो जो इसके साक्ष्य हैं वो हमको हिमाचल प्रदेश के पंचसारण और पहलग्राम से मिला हुआ है। तो ये आपका रहा, क्या रहा, निम्न पुरापाषाण काल। हमने किसकी बात की अभी तक, निम्न पुरापाषाण काल की। और इसमें मानव का और अधिक विकास हुआ, जिसे होमो क्या कहते हैं, सैपियंस कहते, क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस कहते हैं। और इसके साक्ष्य हमको नर्मदा नदी के किनारे से मिलते हैं। इनकी भी जो बौद्धिक क्षमता है 650 से 1000 सीसी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल की। और इसका ईयर अभी हमने बताया 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। इसमें मानव की गर्दन को छोड़कर बाकी शरीर का विकास हुआ। मतलब मनुष्य की जो गर्दन है, जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, इसका विकास नहीं हुआ, बाकी बॉडी के हर पार्ट का विकास हो गया था, है ना। जिसे नियंडरथल मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंडरथल मानव कहते हैं। और इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो है 1350 से 1650 सीसी। ठीक है, बड़ी ज़रूरी बात है, ये चीज़ याद रखिएगा। पत्थर के टूटे हुए हिस्से का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्थर के टूटे हुए हिस्से का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उनको ऐसे नुकीले नुकीले जैसा जैसा नुकीले नुकीले जैसा बनाना उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ऐसे, है ना। एच डी संकालिया ने इसे फ्लेक संस्कृति का, क्योंकि इसमें क्या हुआ, टूटे हुए पत्थर मिले और जिसको हम लोग कहते हैं फलक, और तो इसी वजह से जो एच डी संकालिया हैं इसको फ्लेक संस्कृत का नाम दे रहे थे। तो इसका भी अगर हम उदाहरण समझे तो आंध्र प्रदेश के रेणुगुट्टा, सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, और बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट उच्च पुरापाषाण काल की, जिसका ईयर है आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसका जो काल है ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। इस दौर में मानव के शरीर व मस्तिष्क का पूरी तरह डेवलपमेंट हो गया था। मतलब उनके शरीर का भी पूरी तरह से विकास हो गया था। पहले देखो, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूंगी तो स्टार्टिंग में जो आदि मानव लोग थे, उनको अंगूठे का इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता था। जैसे अभी आप है, अगर मतलब हमारी 5 उंगलियां हैं ना, अब 5 उंगलियों में अगर आप ये 4 उंगलियां जो हैं अंगूठे को छोड़ के अगर आप इसका इस्तेमाल करो, तो क्या आप कोई चीज़ पकड़ सकते हो ठीक से? करके देखो, एक बार ट्राई करना, क्या चीज़ें पकड़ के मतलब कर सकते। तो ऐसे ही मैंने एक बार अपने स्टूडेंट लोगों से बोला था, मैंने कहा बेटा, अगर हमारे पास अंगूठा ना हो तो क्या हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं? तो लड़कियों, अब सबके पास बहुत अलग टाइप का दिमाग होता है, तो वो कही हाँ हाँ मैम, हम कर सकते हैं, हम ऐसे ही 4 उंगलियों से पकड़ लेंगे। मैंने कहा क्या इजी तरीके से आप खाना खा लोगे इससे? जिस तरीके से हम अंगूठे में एक सपोर्ट रहता है ना हमारा, चीज़ें पकड़ने में, हम ये 4 उंगलियों को लगा के अंगूठे को लगाते तब हमारा पूरा सपोर्ट आता है, तब हम चीज़ें अच्छे से उठा पकड़ लेते हैं ना, और अच्छे से खा भी लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होता है, अजीब लगेगा और ठीक से खाना जाएगा भी नहीं और चीज़ें पकड़ में भी नहीं आएंगी। तो ये जो चीज़ होती है, ये धीरे धीरे उनको क्या हुआ, नॉलेज मिली उस चीज़ की, और धीरे धीरे वो चीज़ें करना सीखे। पहले तो वो ऐसे हुए बूढ़े की तरह, जैसे बंदर चलते हैं वैसे चलते थे। धीरे 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 रीढ़ की हड्डी सीधी करते करते वो फिर अपने दोनों पैरों में चलने लगे, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। अब बात करते हैं, इस दौर में मानव का मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से विकसित हो गया, जिसे होमो सैपियंस कहते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता 1750 सीसी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्लेड नुमा पत्थर का उपयोग हुआ, जो बहुत ही नुकीला था। ब्लेड नुमा पत्थर का मतलब होता है ये जो आगे का हिस्सा है ये काफ़ी नुकीला रहता था, है ना। देखो, कोई चीज़ है, अगर आप जैसे मान लो पत्थर है, आप उसको धारदार कर दो, आगे से नुकीला कर दो, तो उससे अगर आप वार भी करोगे, दूर से फेंक के भी मारोगे, तो शायद उसका, मुझे लग रहा है, गला ही छिल जाए। मतलब नुकीली चीज़ अगर आप किसी को मारते हो तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो हार्मफुल हो सकता है। तो मान लो क्या कहते हैं कि पहले जो ये लोग शिकार करते थे आदि मानव लोग, तो उसमें उनको इतना ज़्यादा नहीं था कि हाँ, जो जानवरों का शिकार करना इसी तरीके से, मतलब आप दूर भी रहो, जानवरों का शिकार भी हो जाए। तो क्योंकि देखो, पास जाके जानवरों का शिकार करोगे तो हो सकता है जानवर आपका ही शिकार करके चला जाए, है ना। तो इसी वजह से हुआ, पत्थर को नुकीला किया गया, उसको बाढ़ की तरह बनाया गया, ताकि हम दूर से क्या कर सके, जानवर का शिकार कर सके, है ना। हवा, पानी, जंगली जानवर से बचने के लिए मानव गुफा में रहने लगा। किससे? धीरे धीरे उसको विकास। गुफा किसकी होती थी? पत्थरों की। गुफा भी किसकी होती थी? पत्थरों की गुफा जैसी रहती थी। तो अब धीरे धीरे क्या है, जंगली जानवर जंगल जंगल में रहती थे, जंगल में जंगली जानवर रहेंगे ही, तो हवा पानी वगैरह से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए वो गुफा में रहने लगे। तो आग की खोज हुई, ठीक है।
आग के प्रमाण अगर आप कहोगे तो मध्य पुरापाषाण काल में भी मिला है। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कभी कि जैसे अगर मान लो उच्च पुरापाषाण काल ऑप्शन में ना हो और केवल मध्य पुरापाषाण काल हो तो आप इसको लगा सकते हो, लेकिन अगर उच्च पुरापाषाण काल है तो आप उसी को लगाओगे, क्योंकि देखो उच्च पुरापाषाण काल तो जो आग की खोज हुई है वो उच्च पुरापाषाण काल में हुई है, लेकिन आपको प्रमाण कहीं कहीं मध्य पुरापाषाण काल में भी मिलेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, जो भी इतिहासकार हैं ये जो चीजें बताई जा रही ना आपको इतिहास में, ये पूरी तरह से अगर मैं कहूँ कि 100% बिल्कुल सही नहीं है। एक उनका भी एक वो होता है ना, अंदाजा लगाना रहता है कि हाँ ये हो सकता था। हम इतिहास को 100% नहीं प्रूव कर सकते कि हाँ ये सही है। हमने चीजें खोजी, हमको कुछ मिला, हमने अनुमान लगाया हाँ ऐसा हो सकता था, है ना। अब जैसे अब घर में दूध रखा है, ढक्कन खुला है हल्का सा, तो हमें अंदाजा लगा शायद बिल्ली आई होगी। अब क्या बिल्ली ही आई होगी या कोई और मतलब वो कीड़े उड़े होंगे या कुछ और होगा या कुत्ता होगा, कुछ भी होगा, है ना। हो सकता है उसने ये कर दिया हो सकता है किसी का धक्का लग गया हो, किसी का हाथ लगे, या कोई हो सकता है घर का मेंबर ही खुला छोड़ के चला गया हो दूध का ढक्कन। लेकिन हम जब देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ हो सकता है बिल्ली आई होगी, वो पीने की कोशिश कर रही होगी इसलिए आधा ढक्कन खुला है। तो जो इतिहासकार भी होते हैं तो इतिहास में जो चीजें आती है तो उसमें 100% आप सही मान के मत चलो, ये एक अनुमान लगाते हैं हम चीजें देख के, है ना। चलिए नेक्स्ट, इंसान ने मशाल की रोशनी पर भीमबेटका की दीवार की गुफाओं में चित्रकारी की, इसे गुफा चित्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा चित्रकला कहते हैं। तो इंसान ने जैसे अब देखो वो क्या हुआ कि पत्थर के अंदर छुपा है, तो जब पत्थर के मतलब गुफाओं के अंदर जब छुपा है तो जब गुफाओं के अंदर जाएंगे तो अब वो वहां पे क्या है कि अगर रोशनी है तो कुछ ना कुछ तो खाली टाइम में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करते थे, उनकी जो गुफाओं की दीवारें हैं उनमें वो चित्र वगैरह कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो जब हाँ वैज्ञानिक वगैरह ये सब जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं जो खोजबीन करते हैं ये सब देखे तो कुछ ना कुछ चित्र बना दिखता है, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ कि पहले के जमाने के लोग चित्रकला करते थे। तो इनकी खोज 1957 में श्रीधर विष्णु बाड़कर जी ने की थी और 400 से ज़्यादा गुफाएं मिली थी। वहां पे कितनी गुफाएं मिली थी? 400 से ज़्यादा गुफाएं मिली थी, ठीक है। जिनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ है, मतलब नेचुरल जो कलर हैं उनका यूज किया गया है वो चित्रकारी करने के लिए, ठीक है। और क्या है, ये रंग खनिज और पत्तियों से बने हैं। 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग मिलता है वहां पे हमको। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग मिलता है। और सबसे अगर बोलूं कि सब सर्वाधिक किस रंग का यूज किया गया है तो लाल, काला और सफेद। लाल, काला और सफेद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और 29 प्रकार के पशुओं का चित्र भी मिलता है, मतलब अलग अलग प्रकार के पशु रहे होंगे उस समय में, तभी देखो अगर हमारे जमाने में जो चीजें हैं तो अगर हम चित्रकारी करेंगे तो हम या जो हमने देख रखी हैं उन्हीं के बारे में या उन्हीं का चित्र बनाएंगे ना। तो पहले के जमाने में भी कई प्रकार के जानवर थे तो उन्होंने 29 प्रकार के जानवरों का या पशुओं का चित्र बनाया। और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित, किसके नदी का नाम है नर्मदा नदी। उत्तर प्रदेश में स्थित लोहदा नाला से हड्डी की बनी मृत देवी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो ये कहाँ से मिली है? उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला से मिला है। ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की। किसकी? मध्यपुरा पाषाण काल की। तो इसमें सूक्ष्म पत्थरों का बेहतर तरीके से प्रयोग हुआ है, जैसे भाले, गुलेल वगैरह, धनुष बाण का उपयोग नजर आएगा आपको। अगर आप मध्य का पाषाण काल में जाएंगे तो आपको ये धनुष बाण का प्रयोग आएगा। भाले, हम गुलेल से निशाना वगैरह लगाते हैं ना, तो इनका भी प्रयोग बहुत हुआ है। इसी दौर में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर पशुओं का पालन शुरू हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है, आग की खोज हमने पढ़ी उच्च पुरा पाषाण काल में। अब हम पढ़ रहे हैं कि पशुओं का जो पालन शुरू हुआ है वो हुआ है मध्य पाषाण काल में, ठीक है।
सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत इजी ही कह दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन है, तो आपका है वो कुत्ता। कौन है? कुत्ता। कुत्ते के बाद उन्होंने बकरी वगैरह को पालना शुरू किया। और जैसे अगर आप कहेंगे इसके उदाहरण, तो राजस्थान के बागौर से भी मिला है, मध्य प्रदेश के आजमगढ़, डिंडवाना, पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर और उड़ीसा के संबलपुर और केरल के इडुक्की से इनके प्रमाण हमको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नवपाषाण काल। ठीक है। तो नवपाषाण काल, पहली बार इसमें कृषि का विकास हुआ। उच्च पुरापाषाण का देखो, एक बार रिकॉल, हमेशा कुछ चीज़ों को ना रिकॉल करते हुए जाया करो। उच्च पुरापाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था कि आग की खोज हुई है ना। अब हमने क्या पढ़ा, मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा कि क्या हुआ, पशुपालन शुरू हुआ है ना। और हम नवपाषाण काल में क्या पढ़ रहे हैं कि कृषि का विकास हुआ। अब आप जानते हैं कि अगर कृषि का विकास हुआ है तो हम खेती बाड़ी छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा फिक्स्ड रहने का भी स्थान हो जाएगा, यानी स्थायी रूप से हमारा आवास भी हो जाएगा, परिवार वगैरह मतलब विकसित होगा। ये सारी चीज़ें कब हुई हैं? नवपाषाण काल में विकसित हुई हैं, यानी आप खेती ओती करना शुरू किए। अब खेती का भी उनको जैसे था ना, कि जैसे उन्होंने पौधा वगैरह मतलब लिया। पहले तो वो क्या करते थे, जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कुछ मतलब जहरीले भी होते हैं और कुछ मतलब खाने योग्य भी होते हैं। तो पहले जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने चेक करके देखा, मान लो एक जहरीला गलती से खा लिया, एक कोई खत्म हुआ, पता चला अच्छा अच्छा ये वाला पेड़ खाने लायक नहीं है, इसको नहीं खाना है। फिर दूसरा खाया तो लगा अरे यार उससे तो पेट भर जा रहा है, क्योंकि वो पेट भरने के लिए वो शिकार पे डिपेंड थे पहले, है ना। पशुओं का शिकार किया तभी उनका पेट भरा। अगर मान लो पशु ना मिले तो समझ लो भूखे ही रह जाओ, पत्ते वत्ते खा लो, है ना। धीरे धीरे जैसी ही उनकी बुद्धि क्षमता विकसित हुई, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, चीज़ों को टेस्ट करना शुरू किया। अच्छा ये खाने लायक है, इससे पेट भर जा रहा है, ये ठीक है ना। उसको लेके आते थे अपनी गुफा के पास, है ना, बैठ के बढ़िया आराम से खाते थे। अब क्या है कि गुफा के पास से वो पेड़ वगैरह लेके आए और उसके जो पेड़ वगैरह हैं वो कुछ मान लो जमीन वगैरह में गिर गए। तो ज़मीन वगैरह में गिरने से क्या हुआ कि बारिश हुई तो उनको वो ज़मीन में जो चीज़ें गिर गई वो उगाई। तो उनसे उनको पता चला अच्छा मतलब अगर इनको गिरा दिया जाए और मिट्टी में, और अगर इसमें पानी पड़ जाए तो इसका मतलब है कि इनका विकास हो जाता है। तो ऐसे ही तो धीरे धीरे क्या कहते हैं उन आदि मानव लोगों को धीरे धीरे इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो फिर ये धीरे धीरे क्या करने लगे, और एक बीज से कई सारे बीज उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी उनको धीरे धीरे ऐसे ही पता चला, है ना। तो ऐसे ही वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि का विकास स्टार्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो, कृषि का विकास हुआ, स्थायी आवास हो गया भाई, जहाँ हम खेती किसानी करते हैं। अब हम खेती किसानी करेंगे जहाँ हमारा अन्न उत्पादन होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम अन्न को छोड़ के कहीं और भाग जाएं, है ना। तो हमको फिर वहीं रहना भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उनका स्थायी आवास हो गया, वही रहने लगे। ठीक है, परिवार वगैरह देखने को मिला। कृषि अवशेष मतलब जो अधिशेष है, मतलब जो आपकी खेती से जो प्राप्त हुआ, जितना आपने खाया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बची रहती हैं, है ना। तो उनको रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का भी धीरे धीरे विकास हुआ। पहले एक बार क्या हुआ था कि मिट्टी के बर्तन का विकास ऐसे हुआ कि जैसे मिट्टी के ये लोग बर्तन बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, मिट्टी का बर्तन अगर बनाओ उसके बाद तो वो कमज़ोर होता है, जब तक वो आग में ना, मतलब आग के संपर्क में जब तक नहीं आएगा तब तक वो मिट्टी स्ट्रांग नहीं होगा ना। आप हाथ लगाओगे वो पूरा वो हो जाएगा। तो एक बार जंगलों में अक्सर क्या होता रहता था, आग लगी रहती थी। मतलब अक्सर ये हो जाता है कि जंगलों में आग लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आग लगी तो मतलब सब अपना अपना भगे। फिर बाद में देखा कि वो जो मिट्टी के जो हमने बर्तन बनाए थे, तो सब कुछ तो जल के राख हो गया, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन जो हमने बनाए थे वे वैसे के वैसे हैं। और उनको मतलब ठोक ठोक के देखा, अरे यार ये तो स्ट्रांग भी हो गए, ये तो फूट भी नहीं रहे हैं। तो उनको पता चला कि अच्छा मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद अगर हम उसको आग के संपर्क में लाएंगे तो वो हमारे यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे उनको ये चीज़ की भी नॉलेज हुई, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, चाक का प्रयोग पहिए के रूप में भी किया गया। अब देखो, कोई चीज़ मान लो बर्तन भी बना रहे हो, अगर आप अपने हाथ से बना रहे हो
तो उसका सेब अच्छा नहीं आएगा, है ना। मतलब पूरी तरह से अच्छा नहीं आएगा वो, उस मतलब जैसे गुलाई में आता है, एक सेब में आता है, वो सेब नहीं आएगा। लेकिन वो जो पहिया जो रहता है उसको हम चाक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब पहिया को घुमाते हैं ना, और फिर उसके बाद हम उस मिट्टी के बर्तन को बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका सेब मतलब सेम आता है, समान आता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जैसा नहीं बनता है ना। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, चाक का प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे उनको ये भी पता चला कि अगर ये पहिए, एक पहिया और दो पहिया के बीच एक डंडा लगा दिया जाए तो ये घूमने भी लगेगा, है ना, घूमने भी लगेगा। तो धीरे धीरे पहले तो उन्होंने मिट्टी का बनाया, मिट्टी के बाद वो, अब मिट्टी का जो आप पहिया बनाओगे तो मिट्टी का पहिया चलेगा कहाँ अच्छे से, है ना। फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने लकड़ी का प्रयोग किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनको नॉलेज बिल्ड हुई, है ना। व्यक्ति को जलाया या दफनाया जाने लगा, यही जो आपका मध्य नवपाषाण काल है, इन्हीं में क्या किया गया, व्यक्ति को जलाया या दफनाया जाने लगा, है ना। और कब्रगाह से इंसान के साथ बकरी और कुत्ते को भी दफनाया जाने लगा। मतलब तब के लोग ये बोलते थे कि आप अगर मर के जाओगे तो मरने के बाद भी आपका जीवन कायम रहता है। तो पहले के ज़माने में ये होता था कि जो राजा महाराजा की मृत्यु होती थी तो उनके दासियों और भी सामान वगैरह दफना दिया जाता था, ताकि आपका देखो यहाँ जीवन खत्म हुआ है तो वहाँ मृत्यु लोक में भी आपका जीवन चालू रहेगा, तो वहाँ पे भी है तो आपके सेवा करने वाले लोग होने चाहिए, वहाँ पे भी तो आपकी खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए। तो वो मतलब उनका जो माइंड सेट था वो इस तरीके से था कि यहाँ पे भी जीवन है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी जीवन है, तो वहाँ के लिए भी हमको कुछ सामान रखना है। तो इस वजह से वो मरने के बाद वो चीज़ें रखी जाती थी। तो यहाँ पे बकरी के इंसान के साथ बकरी, ये आपको मिलेगा, आपको मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य हैं। और इंसान के साथ कुत्ते को, यानी ये आपको साक्ष्य मिलेगा बुरजोहोम में, को दफनाया गया। मरने के बाद के जीवन को ये क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, खेती बाड़ी के साथ संत कबीर नगर के लोहरा देव उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। मतलब अगर खेती बाड़ी की, अगर आप साक्ष्यों की बात करेंगे कि कैसे हमको पता चला कि पहले के लोग खेती बाड़ी करते थे, कृषि का विकास शुरू हुआ, तो ये जो हमको पता चला वो संत कबीर नगर के लोहरा देव, यानी जो उत्तर प्रदेश में, इसके साक्ष्य हमको मिले हैं। साक्ष्यों को मान कर ही हम बता रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पशुओं को रखा, उसके बाद कृषि वगैरह का विकास शुरू हो गया। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है। जौ गेहूं सबसे पुरानी फसल है, अगर हम सबसे पुरानी फसल की बात करेंगे तो वो है आपका जौ और गेहूं। चावल की खेती के साक्ष्य हमको मिले हैं कुल्डी हवा में, ठीक है, वो आपके उत्तर प्रदेश में है ना। यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके हूबहू क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में मिलते हैं, सेम वैसे क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि लास्ट टाइम आप रिवीजन करें, क्योंकि हर बार आप वीडियो देख के दिन भर यही करते रहोगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। देखते रहो वीडियो को, अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रही तो पॉज कर दो, इसके नोट्स बनाओ, और उसके बाद लास्ट टाइम हम इसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरणों की क्या की, खोज की, तमिलनाडु के पल्लवरम से की थी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की थी। इन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। कौन सा काल, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिण भारत के मद्रास के समीप अतिपक्कम से पत्थर की बनी कुल्हाड़ी भी मिली है। कहाँ, उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिण भारत के मद्रास के समीप अतिपक्कम में हमको क्या मिला है, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी भी मिली है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अगर गुजरात की, पश्चिमी एरिया है आपका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के लंघनाज से हमको पशुओं की हड्डी के औजार का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। सरानाहर जहाँ आपके उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हड्डियों के उपकरण हमें मिले हैं। महदहा जहाँ उत्तर प्रदेश में है, हड्डी के आभूषण स्त्री पुरुष के साथ दफनाने के हमको साक्ष्य भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर हम दमदमा की बात करें, ये भी आपको उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। नवपाषाण काल का शब्द का प्रयोग जॉन लवाक ने किया था। किसका, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग।
चिरांद की बात करेंगे तो बिहार में है, यहाँ सर्वाधिक हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ से? चिरांद में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ है? भोपाल में। और अगर बात करें, बेलन टोंस की सहायक नदी है और टोंस गंगा की। बेलन किसकी सहायक नदी है? टोंस की। और टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के नवयुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। और अगर बात करें प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वो है भीमबेटका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कौन सा? भीमबेटका की गुफाओं के नाम आपने सुना होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अभी हमने पढ़ा कहाँ है? भोपाल। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल में हमने 3 भागों में बांट के अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। एक साथ अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी तो माइंड से निकल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे वो ताम पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे यही सीक्वेंस चलता रहेगा। पॉलिटी की भी क्लास आएगी, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप इस चैनल में लगातार जुड़े रहें, समय समय पर क्लास देखें, ज़रूरी है। एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और पूरा देखिए आराम से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।